संजय जी को सुनना चाहते हैं। उसके पहले हम एक प्रोग्राम लेते हैं। थोड़ा सा नहीं उससे मेरे को ये दो सर 2 मिनट सबसे पहले व्यासपीठ यहाँ पे मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी व्यापारी सेल के अनिल राजवानी जी, वैसे ही आज के कार्यक्रम में हमारे जो वक्ता है जिन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए आए, एडवोकेट ज्ञानेश्वर देशमुख जी, श्री संजय RTI ये समाज सुशासन कार्यकर्ता संजय जी कराड़े, हमारे साउथ ब्लॉक अध्यक्ष किशोर जी लड़के। आज मुझे तो इतना कार्यक्रम की इतनी कल्पना बहुत लास्ट मिनट पे हुई है, बट बहुत अच्छा एक कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पे आयोजन किया है। मुझे जैसी माहिती हमारे जी ने बताई है, तो हमारे एडवोकेट देशमुख जी के बोलने पे एक अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है यहाँ पे। इसकी बहुत ज़रूरत खास करके उल्लासनगर शहर को है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि शहर की परिस्थिति क्या हुई है। इस शहर में पिछले 30-40 सालों से सभी यहाँ की राजकीय व्यवस्था रहेगी या जो भी यहाँ पे प्रशासन सुशासन और जो जमीन के जो मालिकाना हक है वहाँ पे 7/12 न होने के कारण भी हो, या यहाँ पे मेजरली जमीन सब गवर्नमेंट की थी, तो इसके बीच में बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है, गैर फायदा उठा के इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसके बाद जमीन के झूठे कागज और ऐसे सब चीज़ें जो सालों साल हुई है, उसका एंड रिजल्ट में देशमुख सर आपल्याला माहिती है कि उसके वजह से आज यहाँ के नागरिक भुगत रहे। तो नागरिकों ने घर ले लिए, उन्होंने उनकी भी चलो उस टाइम में 2 पैसा बचाने के लिए आदमी थोड़ा सोचता है डॉक्यूमेंट ये वो, और आज उसका जो भी गवर्नमेंट के स्कीम आ रहे हैं, चाहे वो TDR हो या रीडेवलपमेंट की पॉलिसी हो, वो उल्लासनगर को मिल नहीं रही है, उसका नतीजा हम आज इधर भुगत रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ये ऐसा कार्यक्रम सच में आज देशमुख सर हाईकोर्ट के इतने वकील है, उनकी अगर कंसल्टेशन करने जाएंगे तो उनसे फीस उधर टाइम लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके साथ में फ्री में कंसल्टेशन कर रहे हैं। इससे बड़ी अच्छे काम शहर के लिए हो नहीं सकता है। ठीक है, हमको शॉर्ट नोटिस पे हुआ है, नहीं तो सर और ये जो कार्यक्रम है ये तो इतना हॉल भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने लोगों की तकलीफ है और इस तरह का फ्री कंसल्टेशन। उसके अलावा RTI के बारे में जो इतनी अच्छी माहिती इन्होंने दी हमारे कराड़े जी ने, तो ये तो ये RTI के मामले में भी देखिए, चाहे राजकीय लोग हो या पत्रकार हो, जैसे हम कहते हैं 4 पिलर है हमारे डेमोक्रेसी के, पत्रकार, पॉलिटिशियंस, उसी तरह सामाजिक और RTI कार्यकर्ते, ये सभी इस पिलर का स्ट्रेंथ है। तो सामाजिक विषय शहर में बहुत है, उसको कैसे तरह से लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सोई पड़ी रहती है हर विषय के लिए। हमको हम सत्य में हो या न हो, हमको खुद हाउस में नगर सेवकों के काम नहीं होते चिल्ला के बोलने के बाद, तो सामान्य जनता का काम होना ये तो बहुत मतलब दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए जो कायदे में मजबूत होगा, जो जिसकी कलम मजबूत होगी, जिसका पेपर मजबूत होगा, उसके साथ में वो किसी भी पार्टी का हो या सर्वसामान्य आदमी हो, वो पूरे प्रशासन सुला के रख सकता है, इतनी ताकत कायदे में है। तो मैं सभी को वही निवेदन करूंगा कि इस कायदे के ज्ञान अपन ने लेना चाहिए। अभी बहुत लोगों को मालूम नहीं है, नहीं तो दाइमा जी अपने तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, पत्रकारों को भी इस चीज़ की माहिती होनी चाहिए। हमें भी कोई ऐसा नहीं कि हमको भी सभी चीज़ें मालूम है। तो ये तो कार्यशाला है, ये कार्यशाला बड़े लेवल पे हम करेंगे। आपने जैसा रिक्वेस्ट की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके माध्यम से शहर के ये सब चीज़ें शहर के विषय में इस कार्यशाला का यूज़ जनता के लिए करने के लिए इसका फ़ायदा उठाएंगे। RTI जो है अभी पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन ये हमारे कांग्रेस पार्टी ने ही लाई थी। बहुत अच्छा ये था, क्योंकि वर्ल्ड में ये चल रहा था, इंडिया में थोड़ा लेट हुआ है शायद RTI आने को, लेकिन RTI आने के बाद में से बहुत सारे चीज़ों में फ़र्क आ गया। लेकिन फिर भी जो प्रशासन में जो सत्ते पे होता है, वो RTI के बाद भी लोग डाल के थक जाते हैं, उनको कैसे तरह घुमाया जाता है RTI में,
ये सब नॉलेज अगर हम ले लेंगे तो ज़रूर हम लोग यहाँ के पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं। तो ये सब साथ में मिलकर हम करेंगे। मैं यही बोलूँगा, अपील करूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाए। और जैसा दाइमा जी ने बोला, ये प्रोग्राम हम वापस से अच्छे से और अच्छी तरीके से इसको करेंगे, यही बोलूँगा। और जैसा और एक बात जो अभी मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जो हल्ले या ये हो रहा है पत्रकारों पे और आरटीआई कार्यकर्ताओं पे, तो आरटीआई कार्यकर्ता की ऐसी अलग आइडेंटिटी नहीं है जैसा बताया, वो तो है। लेकिन पत्रकारों को जो रजिस्टर्ड पत्रकार है या जो जैसा मेरे ख्याल से डॉक्टर्स के लिए एक कायदा गवर्नमेंट ने पास किया है कि अगर उनके ऊपर हमला होता है तो उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो वो ऐसा है कि पत्रकारों को नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है तो नॉर्मल पब्लिक के हिसाब से ही केस लगती है, तो उसमें कोई दम नहीं होता है। तो मैं आज यही बोलूँगा कि ये पक्का मैं ये प्रस्ताव हमारे कोई भी जो स्ट्रॉन्ग आमदार होंगे जो हाउस में लेके जाए, उनके साथ में ये प्रस्ताव लेके जाऊँगा कि ऐसा लोगों की मांग है तो ये प्रस्ताव हाउस में लेके करने के लिए मैं उसके लिए कोशिश रहूँगा। और फिर से मैं आप सभी का इधर धन्यवाद देता हूँ। ये जाना है इसलिए मैं आप सभी का रजा लेता हूँ। धन्यवाद। पवन सर पवन है ना फ्री हाँ, सर मैं बी पेपर का एडिटर और उल्लासनगर उत्सव समिति का अध्यक्ष अशोक प्रतीक। सर पिछले सालों से मैं देखते आ रहा हूँ उल्लासनगर में हर बरसात में या मानसून जब आता है 2-4 बिल्डिंगें गिर जाती हैं या गिराई जाती हैं महानगर पालिका की तरफ से धोखादायक घोषित करके। जब बिल्डिंग गिराई जाती है या गिरती है तो कुछ नेता नगर सेवक वहाँ पर सांत्वना देने आते हैं, अपनी मूवी में फोटो निकालते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब वो माहौल ठंडा हो जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं, उसके बाद उसको कोई पूछने भी नहीं आता है। लगभग उल्लासनगर में अभी तक 20 से 22 बिल्डिंगें गिर चुकी हैं और वहाँ के रहवासी लोग घर से बेघर हो गए हैं। कोई नेता के पास जाता है, कोई महानगर पालिका में जाता है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज भी लोग दर बदर भटक रहे हैं। तो मेरी आपसे एक मांग है, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ उल्लासनगर का कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर, और हमारे आदरणीय श्री एडवोकेट हाई कोर्ट के ज्ञानेश्वर देशमुख जी, एडवोकेट श्री संजय कुनारे जी को, कि जिन्होंने ये जनता के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। और बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि उल्लासनगर में आप जैसे लोग भी हैं जो जनता के लिए सोचते हैं और कुछ करने की भावना है। लेकिन मुझे शर्म आती है कहते हुए कि जो महानगर पालिका में बैठे हैं वो शहर को लूट भी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो शहर के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो भूमाफियाओं से मिलकर, अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलकर शहर को, उल्लासनगर को अवैध नगर बना दिया है। तो मेरी आपसे एक मांग है कि एक आप महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन है, वो आप हमारे शहर के नुमाइंदे बन के एक लेटर दीजिए महानगर पालिका को भी और सरकार को भी कि जो भी धोखादायक बिल्डिंगें हैं, गिर गई हैं या गिरने वाली हैं, तो पहले उनके लोगों को, रहवासियों को रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद उस बिल्डिंग को तोड़ा जाए। क्योंकि गिरने के बाद कोई किसी से पूछता भी नहीं है। कोई कल्याण चला जाता है, कोई अमरनाथ चला जाता है, कोई डोंबोली चला जाता है, कोई रिश्तेदार के घर रहने चला जाता है। आखिर ये जनता कब तक भोगेगी? तो मेरी आपसे विनती है इस शहर के लिए, शहर की जनता के लिए, जो आपने आज सजग नागरिक दिवस के रूप में जो चालू किया है, कि हमेशा करें। जनता आपके साथ हमेशा रहेगी और आप जनता के लिए कीजिए। मेरी यही आपसे विनती है। मतलब पुनर्वसन व्यवस्था जी मिश्रा जी, खतरी। देखिए ये जो आपने अभी जिस विषय पे बात किया, यही मैं शुरुआत में ही ये बात बताया वो कि शहर की जो परिस्थिति जो सालों से निर्माण हो गई है, क्योंकि जैसे बोलते थे ये शहर की परिस्थिति ठीक रूबरू वालदुरी नदी जैसी जी, जो नदी आज एक डेड रिवर हो गया। अभी आप उसमें कितना भी जान डालो वो जिंदा नहीं हो सकती, क्योंकि वो ना पीने और जानवर को छोड़ो, वो ना धोने के भी लायक नहीं रहेगी। इस तरह से इस नदी को ख़त्म किया गया है। यही कहीं ना कहीं हालत शहर की भी हुई है। और ये जो भी पॉलिसीज़ में पहले ही ये बात बोला कि जैसा रीडेवलपमेंट की पॉलिसी अपने पास है नहीं, अपने पास कोई
ते काय म्हणतात फ्लॅट्स रेग्युलराइजेशन नहीं नहीं मतलब लोगों के रहने के लिए जो टेम्पररी पुनर्वसन पुनर्वसन हाँ ट्रांजिट कैंप। तो ट्रांजिट कैंप की सुविधा हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की, बहुत सारे ऐसे MMRDA में और इसमें स्कीम्स है जिसमें अगर बिल्डर बना था तो उसको ट्रांजिट कैंप बना के देना है, फ्लैट सरेंडर करने हैं। बट यहाँ के जो सिस्टम में इस तरह से पूरा शहर को ये खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ के लँड लॉ का लँड लॉचं मिसयूज लोकांनी चांगलंपणे करून घेतला आणि स्वतःचा फायदा करून घेतला। जो जमीन के कागज का जो गड़बड़ है वो लोगों ने बहुत अच्छे से खुद के फायदे के लिए यहाँ पे करके ले लिया है और बहुत बड़े हो गए सब इसी के बाद। और आज जो सर्वसामान्य जनता भुगत रहे वो इसी भुगत रहे, क्योंकि आज सभी लोग गवर्नमेंट के जमीन पे आज रह रहे हैं। आपको जानकारी मैं बता दूं कि उल्लासनगर ये महाराष्ट्र में और इंडिया में, मेरे ख्याल से इंडिया में मोस्ट कंजेस्टेड सिटी में नंबर 2 पे पूरे इंडिया में। नहीं, शहर की जो स्पेस इंडेक्स होती है ओपन स्पेसेस की, सबसे कम हमारे पास ओपन स्पेसेस है। इस तरह का जो परिस्थिति हुई है, अब इसमें हो रहा ये है कि कोई भी पॉलिसी लागू ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि FSI 4 का लाना है तो रोड उतने बड़े करने, ड्रेनेज सिस्टम वो चाहिए। तो ये सभी चीज़ों का प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि इसको करे सुधारे कैसा, ये बड़ा सवाल आ जाता है। तो ये रिडेवलपमेंट का जो खास करके आपने मुद्दा उठाया कि लोगों को रहने के लिए वो पॉलिसी नहीं होने के लिए उनको ये तकलीफें आज झेलनी पड़ रही है। उस टाइम में बिल्डर माल बेच के निकल गया, सर्वसामान्य आदमी ने घर ले लिया। आज जब उसको रिडेवलपमेंट करने जाएगा तो FSI ऑलरेडी कंज्यूम्ड है और नया बिल्डिंग बनाएगा तो उतना FSI मिल नहीं रहा है, तो रिडेवलपमेंट बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यही यहाँ की वस्तुस्थिति है। अभी इसके लिए अभी मैं क्या ज़्यादा आश्वासन क्या दूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई ऐसा काम नहीं कि गवर्नमेंट से लाए और के। अभी आपको याद होगा 855 बिल्डिंग का जब मैटर था, उस टाइम में हमारे विलासराव देशमुख जी ने आउट ऑफ द वे जाके ऑर्डिनेंस लाके ये बिल्डिंगों को बचाया। कोई भी ऐसी पूरे इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जो उल्लासनगर में लागू की। अध्यादेश लाया, वो अध्यादेश आज इंडिया में दूसरे लोग दिखाते हैं कि हमको इस अध्यादेश में लो, जहाँ पे भी ये तोड़ने का मैटर आता है। तो इस तरह के जो कर सकते हैं वो उतना कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अभी जैसा नए DC रूल में कुछ बेनिफिट है, तो नए से जो अभी होना है उसको अपन अच्छा करना भी। जूना जो हुआ है, जूना जो पाप है, दूसरों का पाप अभी हमको भुगत रहे, यही हमारी परिस्थिति है, ये फैक्ट है। अभी इसके लिए रिडेवलपमेंट में कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं कि लोगों को घर दे सके, तो उसमें अभी देखे ऊपर गवर्नमेंट प्रशासन पे जो भी मुद्दे। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें प्लान जब पास होता है तो कुछ पार्ट जो है महानगर पालिका को उनको देना पड़ता है। वो बहुत सारी बिल्डिंगों में अभी भी जगह खाली पड़ी है, बहुत सारे फ्लैट्स खाली पड़े हैं। अगर वो चाहे तो उनको आम नागरिकों को दिया जा सकता है रहने के लिए, लेकिन उस प्रॉपर्टी का क्या यूज हो रहा है कुछ पता नहीं है। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। इस विषय में हम लोग जरूर देंगे कि पहले माहिती लेंगे कितने फ्लैट्स हैंड ओवर किए हैं कॉर्पोरेशन को। जी सर, फिर उसका मालिकाना हक और वो सब बात आ जाए। रोहित जी मना कर रहे हैं, मगर बावजूद उसके हमारे एडवोकेट ज्ञानेश्वर देशमुख जी आपका, हाँ वो हमारे गेस्ट है, आप वापस कर लीजिए। एडवोकेट ज्ञानेश्वर देशमुख जी रोहित सावलेकर जी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी आज यहाँ पर किशोर धड़के जी का स्वागत हमारे पंजवानी अनिल राजवानी जी कर रहे हैं। इनको जाना है इसलिए वो किशोर धड़के जी को शुभकामनाएं दीजिए, उनकी बेटी डॉक्टर बन गई। किशोर धड़के जी आपकी बेटी डॉक्टर बन गई, डॉक्टर पिता होने के नाते, और हमारी बेटी भी डॉक्टर बन गई है। उनकी बेटी हमारी बेटी अलग नहीं है, हमसे उल्लासनगर की बेटी डॉक्टर बनती है तो पूरे उल्लासनगर को खुशी होगी। रोहित जी को जाना है, शाल और पुष्पगुच्छ अर्पण करें। हालांकि आप देख सकते हैं अभी राजवानी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जब सुबह उनको फोन किया तभी भी हॉस्पिटल में थे, बावजूद उसके जज्बात देखकर हम जैसे लोगों को जोश आता है कि
इस तरह के कार्यक्रम हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रकाश तलरेजा जी जो है हमारे ज्ञानेश्वर देशमुख साहब का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली है हमारे ज्ञानेश्वर देशमुख जी के लिए। इसी तरह से आज का ये जो कार्यशाला समापन होती है, गीता हनुमान जी का स्वागत हमारे संजय बुराटे जी कर रहे हैं। पूरे उल्लासनगर शहर की तरफ से हमारे उल्लासनगर बचाव अभियान के हमारे आपको हमारे शहरवासियों का आप अपना समय निकालते ज्ञानेश्वर देशमुख जी हमारे दीपक ठाकुर जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मान कीजिए। हमारे वर्तमान पत्र के साप्ताहिक वर्तमान पत्र के संपादक हैं दीपक ठाकुर जी। देशमुख जी तो पुष्प गुच्छ आपको बड़ा जोर देंगे आपको। ज्ञानेश्वर देशमुख जी प्रकाश तलरेजा जी का सम्मान करेंगे। भले पाओ ना आइए प्रकाश जी, जो अच्छा कार्य करते हैं उनका सम्मान होना बहुत आवश्यक है। समाज में अच्छा कार्य करने वाले लोगों की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आश्रम उपस्थित रहे। बहुत बहुत मनोज लोबरा जी। सर इनकी एक समस्या है, ये दूसरे में बोलता था तो सम्मान चालू हो गया तो फिर भाई दामाद जी के सत्कार तो मैं पहला बस तो अशोक भाई अनिल राजवानी जी ने बीमार होने की, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, बीमार होने के बावजूद जो उनका जज्बा देखिए इस कार्यक्रम को उन्होंने कर दिखाया है। और उस वजह से उनका एक पुष्पहार, पुष्पगुच्छ या पुष्पहार, ये हार भी दीजिए और ये शाल भी दीजिए। और उनका सम्मान होना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल राजवानी जी आपका, आपने इस कार्यक्रम को आज यहाँ पे किया। और हमें उल्लासनगर में बहुत से आधार कार्ड गलत तारीख से बने हुए हैं। आपसे 9-10 वर्ष पहले डेट सबका मिस्टेक है, 10-20 हज़ार आपको और बड़ा सा कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं है जो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सके। आधार कार्ड गलत तरीके से बने हुए हैं, ये बोलना चाहते हैं। तारीख समझो बरस समझो 66 है तो उन्होंने अपनी तारीख क्या लगाई 1165, एक नहीं हजारों। तो समय जितने भी आधा है, देना बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, BSNL है, जो कैंप लगती है, लेकिन किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं बनता है और आदमी लोग धक्का कर रहे हैं। केवल कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है जो आधार कार्ड का, वो वहाँ पे आम आदमी को जाना पड़ता है। इसका निवारण तो ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन में डेट ऑफ बर्थ का है ही नहीं, एनरोलमेंट मोबाइल है, एड्रेस चेंज का है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ किसी भी मोबाइल में नहीं है। ये मैंने 3-4 वर्ष मैंने अभी चेक किया है, खुद मेरा ही ऐसा था, मेरे मुझे कॉर्पोरेट में खुद करके कपड़ा बनवाया 6 महीना तक। अभी रिसेंटली मेरी मिसेस का भी ऐसा ही हुआ है, उसका बॉर्न है 72 और लिखा हुआ 71 और सभी आधार कार्ड में अपनी तारीख लिखते हैं 1171, जो आज से 10 वर्ष पहले तारीख नहीं लिखी जाती, केवल सरल ये लिखा जाता है। अभी डेट ऑफ बर्थ मंथ और ईयर तीनों लिखते हैं, पहले 10 वर्ष पहले नहीं लिखा जाता, केवल 65 71 ऐसा लिखा था। जब आप कंप्यूटर में चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी मिस्टेक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आधार कार्ड उल्लासन में एक बड़ी कैंप लगाई जाए, जिसमें केवल डेट ऑफ बर्थ रीचेक करना, रिकरेक्शन होना चाहिए। ये उल्लासन किसके पास भी नहीं है, मैं कोई उल्लासन में 200 रुपये किसके पास नहीं है। आप क्या करते हैं वैसे? मेरा स्क्रीन का दुकान है नीचे टिप टॉप आइसक्रीम, टिप टॉप, ओके 30 वर्ष हीराबाड़ी के आपके सामने से। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज सब लोग आने के लिए। धन्यवाद। प्रकाश तलरेजा जी का सर मुझे
सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा उल्लासनगर शहर में एक ऐसा भव्य और परफेक्ट समाधान लगाए हैं जिसका भरपूर फायदा शहरवासियों को होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक सवाल मेरा ये है, उल्लासनगर शहर में गुंडा प्रवृत्ति के लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जिनके ऊपर गंभीर धाराएं उल्लासनगर और आसपास के कई पुलिस चौकियों में दर्ज हैं, गंभीर धाराएं। कोर्ट और पुलिस के रिकॉर्ड पर वो लोग फरार भी घोषित हैं, फिर भी उल्लासनगर शहर में बिंदास घूम रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि वही गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो फरार हैं, जिनके लिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जिसका मेरे पास प्रमाण है। अब ऐसा है कि उस वही गुंडा प्रवृत्ति के लोग क्राइम पर क्राइम घटते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन से बैठ के वार्तालाप भी करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोग भी हैं जिनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला है, जबकि वो कोर्ट और पुलिस के रिकॉर्ड पे फरार घोषित है। मुझे सिर्फ एक सवाल इस संदर्भ में आपसे पूछना है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को शहर से हकाल दिया जाए, तड़ीपार किया जाए, मकोका लगाया जाए, या ऐसी परिस्थितियों। देखिए, आज मैं ये क्यों बोल रहा हूं, उसका एक बेसिक कारण है। उल्लासनगर शहर व्यापारिक शहर है। व्यापारी और पुलिस प्रशासन के बीच जो गैप है ना, वो इस किस्म की प्रवृत्ति वाले लोग एज अ दलाल बन के काम करते हैं। एक व्यापारी खुल के अपनी परेशानी, अपनी परिस्थिति पुलिस विभाग को बताने में घबराता है। कहीं इस किस्म के लोग बीच बचाव के बजाय हमें लूटने ना आए, हमें डराने धमकाने ना आए, और ऐसा उल्लासनगर में देखा गया है, महसूस किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति इस संदर्भ में आवाज उठाता है तो इस किस्म के गुंडा प्रवृत्ति के लोग उन पर हल्ला बोल कर देते हैं, कई अलग अलग तरीकों से। इसके लिए बस आपसे यह पूछना है, इसके लिए उल्लासनगर वासियों को एक्चुअली क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी राहत पुलिस प्रशासन से या महाराष्ट्र सरकार से मिलनी चाहिए? एक्चुअली आपका जो सवाल है, सवाल का रोग मैं समझ गया। ज़्यादा करके जो अभी जो गुनेगारी का मतलब पॉलिटिक्स ही इसमें इन्वॉल्व है, और ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने की वजह से सब परेशानी बढ़ गई है। एक्चुअली देखा जाए कि हम मतलब पुलिस को एफआईआर दाखिल होती है, कंप्लेंट आता है, एफआईआर दाखिल होती है, बाद में चार्जशीट दाखिल होने में टाइम जाता है, बाद में दूसरा गुना दाखिल होता है, मतलब बहुत सारे मतलब एफआईआर दाखिल है, उसके बावजूद भी क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है। तो क्राइम रेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैं हूँ, अगर मेरे बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है कि मेरे ऊपर कितने एफआईआर दाखिल है, अगर आप जैसे मैं कल्याण में रहता हूँ तो आप मेरे ऊपर आप आरटीआई डालेंगे, मतलब पुलिस के पास आरटीआई डालेंगे कि संजय पुराने इनके ऊपर कितने एफआईआर दाखिल है, तो आपको जानकारी मिल नहीं सकती है। इसलिए कि बोलेंगे कि आपने जो जानकारी पूछी है वो बहुत लार्जर जानकारी है, इसीलिए इसके लिए आपको यहाँ की इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, पुलिस स्टेशन में एक डायरी होती है, वो उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल रजिस्टर। मतलब कोई भी आदमी के ऊपर आदमी के हिसाब से मतलब नाम रहता है, और उनके सामने कितने जुर्म है, कौन से जुर्म में एफआईआर नंबर रहता है, मतलब सीआर नंबर रहता है, और उसको वहाँ सेक्शन रहते हैं। मतलब अल्फाबेटिकल रजिस्टर जो अगर आपको मिलेगी देखने को, या आरटीआई से भी आप पाल सकते हैं, तो एक आदमी के ऊपर कितना जुर्म रजिस्टर है वो पता चलेगा। और उसके ऊपर हम जितने भी कानून है, केसेस है, इकट्ठा करके एसीपी और डीसीपी, एसीपी जो है और एसीपी और डीसीपी जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, यानी कि कार्यकारी दंडाधिकारी, उनको पावर से जैसे आपने बताया तड़ीपारी है
या प्रतिबंधक कार्रवाई है, तो प्रतिबंधक कार्रवाई करने के लिए उनके ऊपर उनके पास आपको कंप्लेंट दाखिल करनी होगी। उसके लिए जितने भी मतलब एफआईआर है, मतलब जितने भी क्राइम रजिस्टर हुए हैं उनके खिलाफ, वो सब उनका ब्यौरा देना चाहिए और बाद में उनके ऊपर मतलब लेटर लिख के उनको बोलना चाहिए कि ऊपर आप प्रोविजन प्रोसेस करो, यानी कि प्रतिबंधक कार्रवाई जारी करो। अभी ऐसा है ना, जैसे आपने बताया कि आप एक व्यापारी है, एक आप व्यापारी होकर आपको ऐसा लगता है कि असुरक्षित महसूस होता है, लेकिन अगर आप ये सब करने जाएंगे तो आपके ऊपर निजी तौर पर हमला हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, आपका व्यापार बंद किया जा सकता है, ये भी डर रहता है। इसलिए जैसे ऐसा एक फोरम में जितने भी लोग हैं, जैसे 15-20 लोग हैं, तो 15-20 लोगों का एक साथ शिकायत करके एक ही लेटर में सबका साइन लेके इस तरह से आप अगर लेटर लिखेंगे तो प्रेशर भी बना रहेगा और आपको ऊपर निजी किस्म की कोई आँच नहीं आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। यानी कि जो प्रतिबंधक कार्रवाई है, प्रतिबंधक कार्रवाई करने के लिए अपने को लेटर लिखना ही पड़ेगा। अगर वो वहाँ दाखिल नहीं होती है तो आगे जाके गृह मंत्रालय को लिख सकते हैं, बाद में कोर्ट प्रोसीजर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधक कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन ये सब मिलके होना चाहिए। जैसे कि पुलिस को लगता है कि किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है, तो चलो जो भी आता है मतलब उनके साथ रिश्ता बनाया जाता है, क्योंकि वो भी सोचते हैं हम कुछ सालों के लिए आए हैं, बाद में आपने को भी नौकरी करनी है, कोई सामने से आता नहीं, सबको चलता है, सब ठीक है, तो पुलिस भी एक्शन नहीं लेती। पुलिस सुमो एक्शन इसलिए नहीं लेती क्योंकि पुलिस के ऊपर भी प्रेशर रहता है, लेकिन प्रेशर रिलीज करना अपना काम है। हम ये सोचते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अपने आप काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता। देखिए वो भी एक इंसान है, अगर हम उनकी जगह पे रहेंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी प्रेशर है। उनको एक पूछा जाता है आप सुमोटो क्यों करते हैं, आपको पैसे की जरूरत है, क्यों असिस्टेंस करते हैं, या आपने जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने आपको खरीदा है, आप मेरे ऊपर एक्शन क्यों ले रहे हैं, किसी का शिकायत नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं, आपको पैसा चाहिए इसलिए आप कर रहे हैं। मतलब उसके ऊपर प्रेशर काफी आता है। हम ये सोचना चाहिए कि वो ऑफिसर हमारा जैसा ही है, लेकिन उसके पास कंप्लेंट आनी चाहिए। अगर कंप्लेंट आने के बाद भी अगर वो काम नहीं करता है तो हम बोल सकते हैं वो करप्ट है या अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि वो सुमोटो काम करना चाहिए, लेकिन सुमोटो काम करना जैसे हर किसी की बात नहीं है, या वो तो IAS तुकाराम मुंडे की तरह हम उम्मीद नहीं कर सकते हर किसी से। इसलिए हमें कंप्लेंट दाखिल करना चाहिए और हम सब इकट्ठा होकर अगर कंप्लेंट दाखिल करेंगे तो ये जो परेशानी है बिल्कुल दूर होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। एकदम सही बोला। इस चीज को मैं मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन पर दबाव आता है, ये चीज कोई भी मानेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन को एज पर किसी भी CR के तहत 30 दिन, 60 दिन या ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में एक आरोपी के खिलाफ, आरोपी के संदर्भ में चार्जशीट फाइल करनी होती है। लेकिन कुछ समय से जिस प्रकार मैं वर्किंग कर रहा हूं, मैंने ये पाया है कि 1.5 साल 2 साल तक उस गंभीर धाराओं के तहत जिस आरोपी के ऊपर गंभीर धाराएं दर्ज की गई है, 2 साल तक भी उसके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए उसके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं होगी तो हम ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वो आरोपी है कि नहीं। ये तो सारी चीजें चार्जशीट में आनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है, सुमोटो लेवल पे कोई अधिकारी काम करे या ना करे, या दबाव तंत्र के तहत तो वो रुक जाए, लेकिन ये तो उनकी ड्यूटी में आता है कि 30 दिन, 60 दिन या ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में उनको चार्जशीट फाइल करनी होती है। ऐसा क्यों नहीं करते हैं, इसका कारण क्या? सबसे पहली बात कि मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे मत मानिएगा, मैं जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ। इस शहर के भले के लिए मैं आज एक मिशन पे काम कर रहा हूँ। उसका कारण ये है, उल्लासनगर शहर में एक ऐसा संगठन है जो अपने आप को राजनीतिक संगठन मानता है, लेकिन वो राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक हब बन चुका है, एक उन लोगों गुंडागर्दी का एक ये बना चुके हैं, मिलके व्यापारियों को, पत्रकारों को या किसी न किसी को इस किस्म की घेरे में लाते हैं। आपको पुलिस प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करता है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सर ये सब बताइए। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। अगर कोई भी किस्म का क्राइम रजिस्टर होता है तो
आप 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर कोई भी आरोपी को जमानत नहीं मिली तो मतलब अगर सभी आरोपी को जमानत मिली तो 90 दिन का क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई आरोपी अगर 90 दिन के अंदर मतलब जमानत में नहीं है तो 30 दिन के मतलब 3 महीने में यानी कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। 90 दिन के पहले ही सब आरोपी को जमानत अगर मिली तो 90 दिन का क्राइटेरिया निकल जाता है, तो वो कभी भी चार्जशीट डाल सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया चार्जशीट कभी कभी 5 साल होती है, 7 साल भी होती है और चार्जशीट दाखिल नहीं होती है। तो उसके लिए रूल कौन सा है? पुलिस मैनुअल रूल नंबर 217 के तहत कोई भी क्राइम में 6 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। 6 महीना 90 दिन का जो है, अगर कोई आरोपी अंदर है उसको जमानत नहीं मिली तो ही 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना। अगर सब आरोपी जमानत पे है तो 6 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करना है। अगर कोई पेचीले केस होते हैं, जैसे कोई संगीन मामले है या जिसमें बहुत कुछ तहकीकात करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे मामले में वो आईओ ने यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने सीनियर से परमिशन लेके उसका टाइम और बढ़ाना चाहिए, उसका रिजल्ट देके। तो जो पुलिस मैनुअल रूल नंबर 217 के तहत 6 महीने में चार्जशीट डालना अनिवार्य है। अभी ये तो कानून मतलब ये आप बोलेंगे ये सब कानून है, वो तो कानून में लिखा है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं। लेकिन देखिए ऐसा है ना, ये कोई गन्ना का फैक्ट्री नहीं है, या गन्ना डाल दिया तो दूसरी जगह साफ करके बोरी तैयार हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इंस्पेक्टर की तरह काम करना है, यानी कि आम नागरिक को बीच बीच में देखना है वाकई उस तरह से काम होता है कि नहीं। हमें इसलिए सिस्टम के ऊपर प्रेशर बना के रखना है। अगर जैसे एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी तो संगठन कर सकता है। अगर संगठन तैयार हो जाएगा, अगर लेटर हो जाएगा तो प्रेशर बना रहेगा। मैंने आपको मैं बता देता हूँ, मैं कितने पुलिस ऑफिसर को बता चुका हूँ। अगर आपको कोई अच्छा काम करना है, अगर आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं आपको लेटर देता हूँ, ताकि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए और आप सुनो कोई काम नहीं कर सकते तो मेरा लेटर ले लो और बाद में आप एक्शन ले लो। आप उनकी मजबूरी भी आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कोई भी ऑफिसर सुमोटो काम करना चाहिए, लेकिन उनके पास कंप्लेंट रहेगा तो बराबर वो काम करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर ऑफिसर पैसा ही चाहता है, हर ऑफिसर काम नहीं करना चाहता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमें प्रेशर बना के रखना है, यही मेन बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।